गुड इवनिंग टू ऑल। वॉइस आ रही? कंफर्म करना एक बार। Yes, sir. Good evening, sir. ओके, तो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। रेडी हैं सब लोग? Yes, स्टार्ट sir. करें। आज हम डिस्कस करेंगे आज हम डिस्कस करेंगे सिविल इंजीनियरिंग 2021 का पेपर है। ठीक है, कल सेट 1 किया था, आज सेट 2 है। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। सब लोग पेन पेपर लेके बैठना। सर इसमें सेट चलता है क्या? हम लोग में तो एक ही पेपर होता है ना? हाँ, इनके में लोग ज्यादा रहते हैं तो तो सर हर सेट। बार हाँ, हर बार इन लोगों के है ना? दो पेपर हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा ठीक है सर। गुड इवनिंग। तो देखो, इंग्लिश का है पहला क्वेश्चन। अरुण एंड अपर्णा आर हेयर। अरुण एंड अपर्णा इज हेयर। अरुण's फैमिलीज इज हेयर। अरुण's फैमिली इज हेयर। तो देखते ही पता चल रहा होगा कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। बहुत बढ़िया। मोनिका जी ने बता दिया, मीनू जी ने बता दिया। ऑप्शन बी करेक्ट है ना। ऑप्शन बी करेक्ट होने का मतलब है पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर अरुण एंड अपर्णा, तो ये दो लोग हो गए, तो इसकी जगह आर यूज होगा, तो ये अलग अलग हो जाता है। और यहाँ अरुण फैमिली, फैमिली तो खुद में ही एक सिंगुलर है ना, सिंगुलर। तो अरुण फैमिली इज हेयर, ये वर्ड यूज करता है। बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो ग्रामेटिकली करेक्ट पूछा था। हाँ, अब देखो, जैसे सेट 1 में क्वेश्चन था, वहां पर मैथमेटिक्स से लिखा था फाइले 6 लिखा हुआ है ना। इसको भी मिरर इमेज पूछा गया एक्स एक्सिस के अबाउट। द मिरर इमेज ऑफ द टेक्स्ट अबाउट द एक्स एक्सिस इज। देखो जरा समझो, मैंने बनाने की कोशिश करी है, वैसे सही है। अपना अपना ऑप्शन टाइप कर देना। 30 सेकेंड्स, अच्छे से मैच कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, गलत मत करना। ठीक है, इससे मिलाओ लेटर वाइज। ये जैसे इमेज बनाएगा, यहाँ पर देख सकते हो आप, सेम बना हुआ है ना। मीनू जी ने आंसर दे दिया। मोनिका जी का आ गया, बिल्कुल करेक्ट। शिवानी जी का करेक्ट। और कोई? किरण जी नहीं, चेक कीजिए, गलत पढ़ लिया है क्या? ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन डी है। ए बी सी डी ऐसे है। सुनील जी चेक कीजिए। किरण जी आप सही है। सुनील जी चेक कीजिए। यहाँ पर कौन सा लेटर गलत है? डी में कौन सा गलत है? डी में एस सीधा लिखा हुआ है ना, जबकि चेंज होगा। अब सी और बी बच गए। पी देखो, पी कैसे बनना था? ऐसे बनना था ना। हाँ, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, पीयूष जी ने भी सही बता दिया, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है और आप सब प्रोबेबिलिटी इतनी तो पढ़े हो डाई से थ्रो करने वाले क्वेश्चंस को, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सब सही करोगे। 2 identical cubes shaped dice each with faces numbered 1 to 6, मतलब रेगुलर डाई है फिर, are rolled simultaneously. The probability that an even number is rolled out on each dice. तो 2 डाइस को साइमल्टेनियसली रोल किया गया और सभी में क्या आ जाए, इवन नंबर मिल जाए दोनों में, क्या होगी प्रोबेबिलिटी? मीनू जी बिल्कुल सही है आपका। वैसे ऑप्शन मैंने बताए नहीं है, सब लोग सॉल्व करो और इसको आंसर दो, फिर इसके बाद मैं ऑप्शन दूंगा। ठीक है, 60 सेकंड का टाइम है आपके पास। 60 सेकंड में तो हो जाना चाहिए। शिवानी जी का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। मोनिका जी चेक कीजिए, ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन में है लेकिन ये आंसर नहीं होगा। रूमू जी बिल्कुल सही है आपका आंसर, वेल डन। सुनील जी का भी बढ़िया आंसर, वेरी गुड। अम्बे जी, किरण दास जी, नीरा जी, पीयूष जी, आप लोग भी बताइए। सृष्टि जी, आप लोगों का आंसर क्या है? चलो ऑप्शन दिखा देता हूँ, हाँ, वहां से आइडिया ले लो। ये है ऑप्शंस। अभी बता दो ऑप्शन कौन सा सही है। नहीं किरण जी, चेक कीजिए, रूमू जी सही है। कैसे किया? 2 डाइस हैं, ठीक है, 2 डाइस और दोनों में इवन नंबर चाहिए। यस सर। पहले पहले में इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है? सर 2 4 मतलब इसका जो Three. 2 4 6 होगा 3/6। तो 3/6 तो 1/2 हो जाएगी इसकी। हाँ, और दूसरे में भी 3/6, यस सर। तो 1/2 इंटू 1/2, दोनों एक साथ होने पड़ेंगे ना, दोनों डाइस से एक साथ रोल करी जा रही, तो 1/4 हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। या तो आप सारे सैंपल स्पेस बना लो, 1 1 1 2 1 3 नहीं सर 1 4। सर ये सारे बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ हम बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम मतलब एक लेकिन काम कर सकते हैं, मतलब सेट के थ्रू अगर हम जाएंगे 2 2 4 6, दूसरा भी 2 4 6, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसके अंदर 9 एलिमेंट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो वहां से हम सीधे सीधे देख सकते हैं। वहां से भी देख सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का रीजन ये है क्योंकि बहुत इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होते तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। बिल्कुल सही बात है। सृष्टि जी बी कैसे आ रहा है आपका, एक्सप्लेन करो जरा। सृष्टि जी, सर वही सारी क्या मेरे वाली? हाँ अभी आ रही, बताइए। नहीं सर, मिस्टेक हो गई। ओके ओके ठीक है। नीरज जी आप भी चेक करो, कहीं गलती कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह का कल भी क्वेश्चन था, कल पहले वाले सेट में। ये एक ऑपरेटर है, एक ही ऑपरेटर, सेम ऑपरेटर कल भी थे। 2 ऑपरेटर्स ऑन दी नंबर्स p and q such that p सर्किल जहां अंदर में डॉट है इज इक्वल टू p माइनस क्यू। ये ऐसा ऑपरेशन करता है, p माइनस क्यू बना देता है। p प्लस क्यू ये क्या देता है, p इंटू क्यू देता है ना। देन 9 सर्किल के अंदर डॉट, ब्रैकेट में 6 प्लस 7, फिर से डॉट 7 प्लस ब्रैकेट 6.5। इसको सिंप्लीफाई करना मतलब सिंपल सिंपल से जो जो ऑपरेटर है जिस तरह से एक्सपेंड हो रहा है वैसे लगा दो,
सॉल्व कर लो। देखने में हो सकता है खतरनाक दिख रहा हो, बट ये वाला कल वाले से थोड़ा इजी दिख रहा है। चलो ट्राई करो, ऑप्शन टाइप कर देना निकलने के बाद। आंसर आने लगे। मोनिका जी आपका सही है, रूमू जी करेक्ट, किरणदास जी फिर से चेक कीजिए, मीनू जी फिर से चेक कीजिए, सृष्टि जी करेक्ट, सुनील जी फिर से चेक कीजिए, किरणदास जी फिर से चेक कीजिए, अम्बे जी फिर से चेक कीजिए, शिवानी जी आर करेक्ट। तो मिसलेनियस है, मतलब मिक्स रिस्पॉन्स है इस क्वेश्चन पर, है ना। तो बस प्लस माइनस ही करना है, मल्टीप्लाई प्लस जिस हिसाब से वैल्यू दे रखी है ना। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, बोलो। अच्छा मैंने यहाँ पे बना दिया, ये ऐसे ब्रैकेट है, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट है। पीयूष जी बिल्कुल सही है आपका आंसर, बहुत बढ़िया। मीनू जी क्या हो गया, हनुमान जी करेक्ट, यू आर करेक्ट। मीनू जी आपका सही नहीं है अभी भी, आराम से कीजिए, इत्मीनान से, जल्दबाजी नहीं कीजिए। आपका आपका भी गलत है, बताया तो था। चेक करो दोबारा, नीरा जी फिर से चेक करो। सुनील जी अब सही है, अम्बे गौरी जी बिल्कुल सही है अभी, ठीक है। तो दो नंबर, एक नंबर का ही था आई थिंक। मीनू जी अभी सही है। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट नहीं लगा था ना, उसकी वजह से गलत हो गया था। ठीक है, 9 माइनस कर दो, यहाँ पर 6 इंटू कर दो, यहाँ पर माइनस कर दो, यहाँ पर 7 इंटू कर दो, 6 माइनस 5, तो कर लो सॉल्व, है ना। क्या आएगा, 9 माइनस 42 माइनस 7 इंटू 1, ये कितना आ जाए, -33 -7 दैट इज -40। कितनी इतनी देर का था बस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था, कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन कल भी था। 4 persons P, Q, R and S are to be seated in a row. R should not be seated at the second position from the left end of the rows.
लेफ्ट एंड से सेकंड पोजीशन पर नहीं बैठ सकता है। कौन? आर। इसके अलावा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर पूछा द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सिटिंग अरेंजमेंट्स पॉसिबल इज। ऑप्शन में 6, 9, 18, 24 इस तरह से ऑप्शंस हैं। तो ऑब्वियस है कि इसको परम्यूटेशन से कर लो तो ज्यादा इजी है ना। हिंट मैंने दे दिया है, बाकी एक बार ट्राई करो। एक पोजीशन फिक्स रखनी है जहां पर आर नहीं बैठ सकता है। ठीक है, चलो ट्राई करो। फर्स्ट 3 देखते हैं कौन आता है। फर्स्ट 3 मीनू जी का आंसर आ गया। बहुत बढ़िया मीनू जी, यू आर फर्स्ट वन एंड योर आंसर इज करेक्ट। किरण जी आपका आंसर भी सही है, लेकिन 17 आपने पहले लिखा था। 17 तक तो है नहीं ऑप्शन में, बाद में आपने सही लिखा है ना। शायद टाइपिंग एरर होगी। रोमियो जी करेक्ट, यू आर करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। बहुत बढ़िया। ओके ओके, टाइपिंग। मोनिका जी बहुत बढ़िया, आपका आंसर भी सही है। तो फर्स्ट 3 to 4 लोगों ने सही आंसर दे दिया है पहली बार में। बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो आप लोग। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनको और थोड़ा 30 सेकंड दे देते हैं। पीयूष मौर्य जी बहुत बढ़िया, आपका आंसर भी करेक्ट है। मीन्स परम्यूटेशन सही से पढ़ा है आप सभी ने। हाँ? सुनील जी बहुत बढ़िया, आपका आंसर भी सही है। सृष्टि जी नहीं, चेक करो आप। आपने डायरेक्ट निकाल दिया, उससे तो कुछ फायदा नहीं होगा। हनुमान जी नो, फिर से चेक करो। मेरा ऑप्शन भी, सॉरी सर 18, हाँ 18 सही है। 60 जी 18 सही है, 24 आपने गलत किया था। नीरा जी ऑप्शन फिर कुछ गलत लगाया होगा आपने। ऑप्शन गलत टिक हो गया, मतलब टाइप में। हाँ वैसे भी गलत हो जाते हैं नहीं तो फिर। चलो देखो, ये 4 प्लेसेस पे हमें कोई चीज फिक्स करनी है, ठीक है। और ये आपस में रोटेट कर सकती है। तो पर जब कोई चीज सिटिंग अरेंजमेंट में क्या है, अगर रो में बैठे हुए हैं तो चारों चीजें एक दूसरे रोटेट कर सकती है। तो टोटल सिटिंग अरेंजमेंट कितनी हो जाती है? हम फैक्टोरियल यस 4 सर। से, है ना। अब इसमें एक कंडीशन लगा दी कि यहाँ पर नहीं बैठ सकता। अगर यहाँ नहीं बैठ सकता, पहले तो बोला है कि यहाँ ना बैठे, ठीक है। हम मान लेते कि यहीं पर बैठ गया वो। अगर यहीं बैठ गया तो कितनी होंगी? तो इसमें को टोटल में से घटा देंगे तो आ जाएगा। बोलो, अगर आर को यहाँ फिक्स कर दिया यस तो सर। बाकी लोग अपनी जगह पोजीशन चेक कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये पोजीशन को पहले खत्म कर दिया। तो टोटल सिटिंग अरेंजमेंट व्हेन आर ऑक्युपाइज द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अगर लेफ्ट हैंड से सेकंड पोजीशन को ऑक्युपाई करके बैठ जाता है तो बाकी लोग अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 3 वेज से। अब हमको क्या चाहिए था? ये यहाँ ना बैठे, हमने क्या निकाल लिया? यहाँ बैठे, तो यहाँ बैठेगा तो इतना। यहाँ ना बैठे तो टोटल में सीसीयू घटा देते हैं। तो फैक्टोरियल यस 4 माइनस फैक्टोरियल सर। 3, तो आ जाएगा 24 माइनस 6 दैट इज 18। और बहुत सारे लोगों ने सही भी बताया था, और जिसका थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स थी वो लोग अभी समझ गए होंगे आई थिंक। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। डाउट है तो पूछ सकता है दोबारा से। ओके, चले आगे।
ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा शानदार क्वेश्चन है। इसमें मैं टाइमर लगा के देता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग बहुत किए होंगे। कोई एक एक पॉइंट से चलता है, ईस्ट चलेगा, फिर नॉर्थ आएगा, फिर नॉर्थ वेस्ट जाएगा, ईस्ट आएगा, वेस्ट जाएगा, या इस तरफ जाएगा, कैसे भी जाएगा वैसे आपको डायग्राम बनाते रहना है। और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सभी को पता है, बचपन से देखते आ रहे हो कि अगर इस तरह से कुछ है तो दिस इज ईस्ट। मैप तो सभी ने पढ़ा होगा, जियोग्राफी नहीं, यही होता है। उल्टा बना दिया, साउथ है ये साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, इस डायरेक्शन को फॉलो करना है आपको और डायग्राम बनाना है। इसके बाद मैं इसमें ऑप्शंस नहीं दूंगा आपको, ठीक है। टाइमर लगाऊं, रेडी है? आधे लोग तो चालू भी हो गए होंगे। टाइम स्टार्ट। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। रूमू जी का आंसर आ गया, बस एक लोग का। बहुत बढ़िया रूमू जी, यू आर करेक्ट। बाकी लोग भी जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। डायग्राम सही से बना लोगे तो हो जाएगा। हनुमान जी इतना खतरनाक। किरण दास जी आपका आंसर सही है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन दिखाऊं हनुमान जी? अभी ट्राई करो, दिख गया ऑप्शन? ऐसा तो नहीं है ऑप्शन कोई जैसे आपने बताया, अभी चेक करो। दो मार्क्स का क्वेश्चन है ये। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान देना। क्या कह रहा है? एक पॉइंट है ओ, दिस इज पॉइंट ओ, ठीक है। यू ट्रेवल्ड 3 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट ओ टू द ईस्ट, है ना, ईस्ट में। तो इस तरफ मैं 3 यूनिट चलता हूँ, 3 यूनिट चल गए। इसके बाद नेक्स्ट यू ट्रेवल्ड 4 यूनिट साउथ टू अराइव एट पॉइंट पी। इसके बाद 4 यूनिट चलते हैं हम, 4 यूनिट पे हम पी पर पहुंच जाते हैं साउथ की तरफ चलकर। ये 3 यूनिट चले थे। उसके बाद कह रहा है कि फ्रॉम द पी इन द नॉर्थ ईस्ट। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है ना ऊपर वाली, और ये ईस्ट है, तो इसके बीच में चलेंगे। और किस तरह से चलेंगे कि 6 यूनिट ईस्ट ऑफ पॉइंट ओ। तो पॉइंट ओ से 3 यूनिट यहाँ चल चुके हैं, तो 3 यूनिट और बढ़ा दो। तो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इतना चलेंगे, यही है ना। नेक्स्ट यू ट्रेवल्ड इन दी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब यहाँ से नॉर्थ वेस्ट चलेंगे तो ऐसे चलेंगे, कितना चलेंगे कि यू अराइव
8 यूनिट्स नॉर्थ ऑफ द पॉइंट P। इस P पॉइंट से इतना चले जाओ तो यहाँ पर पहुंच गया। अब कह रहा पहले वाले पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, O का Q से, यहाँ Q है, ये वाला डिस्टेंस बताओ। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बोलो। अगर इसको हम मिला दें तो पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं, बोलो। 4। और अगर किसी को और ज्यादा आती है ज्योमेट्री तो ये बता देगा, दीज आर द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, दीज विल फॉर्म द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस दैट इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री एंगल। और उनकी साइड क्या होती है, 90 डिग्री। तो लगाना तो पाइथागोरस ही पड़ेगा ना तब भी। पाइथागोरस ही लगा लो, ठीक है। 6 कैसे आएगा शिवानी जी, 6 कैसे आएगा, 5 ही तो आएगा। नीरा जी सही है, अब 5 ही आएगा। देखो सॉल्यूशन में मैंने साफ सुथरा बनाया है, देख लो। इस पॉइंट से 3 यूनिट यहां तक चला, फिर उसने साउथ एंगल पे टर्न लिया, 4 P पर पहुंच गया 4 यूनिट चल के, फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चला, ऐसे कि 6 यूनिट फ्रॉम द ईस्ट ऑफ पॉइंट O हो जाए। तो ये देखो मिला के 6 यूनिट ईस्ट ऑफ पॉइंट हो जाए। फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चलेगा ताकि ये पूरे डिस्टेंस हमारी होगी, क्योंकि कितनी हो जाएगी, 8 यूनिट टोटल हो जाए, 8 यूनिट। तो ये आप देख लो, ये एक ट्राइंगल ही तो बनेगा, है ना। इसको मिला लो, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, दैट इज ये 5 हो जाएगी, है ना। क्लियर सभी को। Yes, sir, clear. ठीक है, ये थोड़ा इंग्लिश बेस्ड है, तो देख लो। द ऑथर सेड म्यूजिशियंस रिहर्स बिफोर दियर कंसर्ट। म्यूजिशियन क्या करते हैं, रिहर्सल करते हैं अपने कंसर्ट से पहले। एक्टर्स क्या करते हैं, रिहर्सल करते हैं अपने रोल को परफॉर्म करने से पहले, बिफोर ओपनिंग द न्यू प्ले, अपना नया प्ले करने से पहले। ऑन द अदर हैंड आई फाइंड, मैंने पाया, इट इज स्ट्रेंज, ये काफी अजीब था, कि मैनी पब्लिक स्पीकर्स थिंक्स दैट, जो पब्लिक स्पीकिंग करते हैं वो सोचते हैं कि दे कैन जस्ट वॉक, कि वो सीधे जाएंगे ऑन द स्टेज एंड स्टार्ट स्पीकिंग, और बोलना चालू कर देंगे। इन माई ओपिनियन, मेरे हिसाब से, इट इज नो लेस इम्पॉर्टेंट, ये बिल्कुल भी कम इम्पॉर्टेंट नहीं है फॉर पब्लिक स्पीकर टू रिहर्स दियर टॉक। तो उसके ओपिनियन के हिसाब से नो लेस मतलब क्या हुआ, ये कम इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो रिहर्सल नहीं करते, मतलब उसके हिसाब से क्या है, रिहर्सल करनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या है, पब्लिक स्पीकिंग से पहले भी रिहर्सल की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ऐसे ही बोल देंगे 1000 लोगों के सामने, 500 लोगों के सामने जाके बोल सकते हैं, बोल देंगे, बट प्रिपरेशन होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। यस सर, अच्छा परफॉर्म होगा फिर बाद में। सब प्रिपरेशन होनी चाहिए सर। बिल्कुल, वो म्यूजिशियन के लिए भी काम करता है, भले ही आप 10 सालों से म्यूजिक बजा रहे हो, लेकिन आप परफॉर्म से पहले, कंसर्ट्स पहले वो भी चेक करता है ना, सही सब बज रहा है कि नहीं, सब कुछ सुर मेरे सही लग नहीं रहे, गले का सब चीज तरह, है ना। तो चलो यही बोला है उसने। अब देखते हैं 4 ऑप्शंस क्या कहते हैं। पहला कह रहा है द ऑथर इज ऑफ द ओपिनियन दैट रिहर्सिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर म्यूजिशियन, एक्टर्स एंड पब्लिक स्पीकर्स, तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट में कह रहा है कि वो इस ओपिनियन में है कि रिहर्सिंग इज लेस इम्पोर्टेंट फॉर द पब्लिक स्पीकर देन म्यूजिशियन एंड एक्टर्स। थर्ड में कह रहा है द ऑथर इज इन द ओपिनियन दैट द रिहर्सिंग इज द मोर इम्पोर्टेंट ओनली फॉर द म्यूजिशियंस देन पब्लिक स्पीकर्स, मतलब म्यूजिशियन को ज्यादा जरूरी, पब्लिक स्पीकर को नहीं। द ऑथर इज ऑफ द ओपिनियन दैट रिहर्सल इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द एक्टर्स देन म्यूजिशियन। ऑप्शन बता दिया शिवानी जी ने, बिल्कुल करेक्ट, सृष्टि जी का भी करेक्ट। नीरा जी फिर से सोचो, पीयूष जी फिर से सोचो। अभी आपने खुद ही बोला रिहर्सल तो सबके लिए जरूरी है, फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल किरणदास जी आप सही है, मोनिका जी बिल्कुल सही, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट, है ना। रिहर्सल तो तीनों को चाहिए, उसने कहाँ बोला है कि कम है।
उसने तो बोला ना कि म्यूजिशियन और ये रिहर्स करते हैं, और माय ओपिनियन देयर इज नो लेस इम्पोर्टेंट फॉर पब्लिक स्पीकर, मतलब जितना उनका इम्पोर्टेंट है उतना ही इसका इम्पोर्टेंट है, तीनों की इक्वल नहीं हो गए इसके ओपिनियन में, तीनों इक्वल हो गए। मीन्स रिहर्सिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर म्यूजिशियन, एक्टर्स एंड पब्लिक स्पीकर, सभी के लिए। और यहाँ सब में कंपेयर किया हुआ है, सब में कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, अभी सही है नीरज जी का। क्लियर है सभी को? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चले नीचे। चलो ये तो आप लोग बता दोगे, कल भी किए थे ये वाले क्वेश्चन, तो हम लगभग हर पेपर में डिस्कस करते हैं। सम फुटबॉल प्लेयर्स प्ले क्रिकेट, ऑल क्रिकेट प्लेयर्स प्ले हॉकी। Among the options below, the statement that is logically follows from the two statements 1 and 2 above is, इसमें से कौन सा logically correct होगा? No football player plays hockey, some football player plays hockey, all football players play hockey and all hockey players play football। एक डायग्राम बनाओ, वहां से कंक्लूड कर दो। कई बार बताया हुआ है, ट्राई करो। पीयूष जी बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी और बहुत बढ़िया, सटीक 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। शिवानी जी करेक्ट, रूमू जी करेक्ट, अंबे गौरी जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। बाकी लोग, मीनू जी करेक्ट, सृष्टि जी करेक्ट, मोनिका जी मल्टीपल करेक्ट नहीं है, एक ऑप्शन सही होगा, एक एक। नीरा जी नो, देख लो। पहले में क्या करें, सम फुटबॉल प्लेयर्स प्ले क्रिकेट, सम फुटबॉल प्लेयर्स, तो हमने इस तरह के गोला बना लिया, फुटबॉल और क्रिकेट का। और सम मतलब ये नीला वाला पोर्शन जो बना है ना, ये सम, ये कंफर्म करता है किसको, स्टेटमेंट 1 को। फिर कह रहे हैं कि ऑल क्रिकेट प्लेयर्स प्ले हॉकी, तो ये हॉकी वाला गोला इस वाले से तो बड़े होगा क्रिकेट वालों से, कंफर्म हम बीच वाले पोर्शन को ही करेंगे जो रेड से लाइनें बनी हुई हैं, है ना। फिर जो पूछ रहा है कि बी ऑप्शन में कह रहा है सम फुटबॉल प्लेयर्स प्ले हॉकी, तो ये बात सही है, क्योंकि सम ये जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं ये वाला, क्योंकि ये नीला वाले में भी है इसमें भी है, तो ये कह रहा है, ये पोर्शन के बारे में कह रहा है कि ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कह रहा है नो, तो ऐसा तो है नहीं कि कॉमन पोर्शन ना हो, तो ये भी गलत। ऑल की बात कर रहा है, तो ऑल तो नहीं है क्योंकि ये बच जा रहे हैं। फिर ऑल हॉकी प्लेयर्स, तो इधर हॉकी प्लेयर्स ही बच जा रहे हैं जो फुटबॉल खेलते हो, है ना। क्लियर है सभी को? 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे, बी सही हो जाएगा। मतलब ऐसे तो नहीं कर सकते ना सर, वो दूसरा वाला तो डायग्राम उसके अंदर में हो और पहला ना हो, ऐसा भी तो बना सकते हैं ना। कौन सा वाला बताओ? वो थर्ड वाला जो आपने बनाया सबसे बड़ा वाला, वो इसमें हम क्या लोग, लिखा है, ऑल क्रिकेट प्लेयर्स प्ले हॉकी। हाँ तो क्रिकेट को बस ले सकते हैं ना सर, वो फुटबॉल को तो कवर नहीं करेंगे ना, मतलब उनके बॉन्ड। ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ऐसा बनाना है। तो हमें ये वाले इसकी गारंटी नहीं ले रही है, इसके ऊपर पूरा ओवरलैप कर सकता था, यस सर। तो कर लिया ओवरलैप पूरा। और जब पूरा ओवरलैप करेंगे इसको, तो ये ब्लू वाला पोर्शन तो आ जाएगा ना, तब भी क्योंकि सम तो आएगा ही आएगा। यस सर। तो ये हाँ सम पोर्शन तो आ जाएगा ना। या वो ध्यान नहीं गया सर इस पर। हाँ ये वाला सम, इसीलिए तो इसको कंफर्म कर देता हूँ मैं कि इस कंफर्म है, इसको हटा नहीं सकते हो आप। ठीक है। वो क्रिकेट से है तो या ठीक। चलो ये क्वेश्चन आप लोगों ने 10th क्लास में किया है आई थिंक। इसमें क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। In the figure shown above, PQRS is a square. The shaded portion is formed by the intersection of the sectors of the circle with radius equal to the sides of the square at the center S and O। मतलब यहाँ से जब हम बनाएंगे तो ये ऐसे सेक्टर बनेगा, और जब यहाँ से बनाएंगे
तो ऐसे सेक्टर बनेगा, तो इसका इंटरसेक्शन पोर्शन तो यही हो जाएगा ना। तो हमने इसको ऐसे बना लिया, तो ये सेक्टर होता है, और ये अगर ये वाला ट्रायंगल हटा देते हैं तो उसको सेगमेंट बोलते हैं, पढ़ा होगा। सर्किल में ऐसे Yes, अगर ये sir. सेंटर है और ये सेक्टर होता है, और जब इसको ट्रायंगल से सेपरेट करते हैं तो ये वाला क्या होता है, सेगमेंट होता है, माइनर सेगमेंट। ऊपर वाला क्या माइनर होता है, सेगमेंट मेजर। ऊपर मेजर वाला। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसी से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, एक सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए, एक सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमको सेक्टर के टोटल एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें एक तरफ का पता चल जाएगा, और इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरफ से ना भी सॉल्व करो तो भी पता चल जाएगा शेडेड एरिया रीजन क्या है। क्लियर है? तो पहले शेडेड एरिया का रीजन बता लो, निकाल लोगे? फिर कह रहे द प्रोबेबिलिटी दैट द एनी पॉइंट पिक्ड रैंडम विद द स्क्वायर्स फॉल्स इन द शेडेड एरिया। एरिया की बात कर रहा है, तो अगर इस यहाँ से पॉइंट पिक करें तो यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बोले कि यहाँ से हो, मींस इसके एरिया में से हम टोटल के एरिया को डिवाइड करें तो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी हमको, ये पूछा गया है। तो अगर आर रेडियस का सेक्टर होता है तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, रेडियस आर होती है अगर सर्किल की, तो थीटा अपॉन 360 थीटा अपॉन 360 पाई आर। पाई आर स्क्वायर, है ना। यस। और ट्रायंगल का एरिया सबको पता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ये 90 डिग्री होगा, स्क्वायर है चूंकि। अच्छा फिर से बता दें, ओके। देखो ये, जब ये वाला पॉइंट क्या है, सर्किल का रेडियस है, और ये सेक्टर बना हुआ है, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल है। अब हमको अगर इस ट्रायंगल के एरिया को हम सेपरेट कर दें तो ये सेगमेंट का एरिया निकल आता है, हर बार ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं। तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करते हैं। तो यहां से निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या है, 90 अपॉन 360, दैट इज 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो आर इंटू आर, तो 1/2 आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा π/2 -1, यही हो जाएगा। यस सर। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊपर वाला एरिया निकला है, और ये नीचे वाला भी टोटल इधर वाले करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से कैंसिल। और इसको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो पूरे एरिया से डिवाइड कर दो। पूरा एरिया कितना होता है स्क्वायर का, सर साइड का स्क्वायर मींस आर स्क्वायर। हाँ, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा π/2 -1। नीरा जी क्लियर हुआ अभी? यस सर। बाकी मीनू जी ने आंसर सही दे दिया, रोमू जी ने आंसर सही दे दिया। मीनू जी आपके 1/2 शुरू में क्यों आया? सर वो मल्टीप्लाई करना स्किप हो गया। हाँ वो ऑप्शन में नहीं है, खैर आप बच गए। नहीं नहीं है क्या, हाँ नहीं है। बाकी अभी भी किसी को डाउट है क्या सेक्टर सेगमेंट में, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं उसको अलग से, और नहीं है तो आगे चलूं। बिल्कुल संकोच नहीं करना है कुछ भी पूछने में। पीयूष जी, सुनील जी, यस सर। जी जी क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है। यस सर। ठीक, चलिए। हाँ ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, आप लोग देखते ही कर दोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। यहाँ पर बोल रहा है इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल PQR, side PQ is divided into 4 equal parts, side QR is divided into 6 equal parts, side PR is divided into 8 equal parts. The length of each subdivided part in centimeter is an integer. सब डिवाइडेड पार्ट की जो एंट्री है वो इंटीजर एंट्री है। द मिनिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR इन सेंटीमीटर, मिनिमम एरिया पूछ रहा है, वो बताना है आपको।
कैसे करोगे? एलसीएम लेके सर। बहुत बढ़िया मीनू जी, बहुत बढ़िया। करिए, बताइए आंसर। ऑप्शंस भी मैंने रख दिए, ऑप्शन बता दो कौन सा सही है। अच्छा, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है क्या सृष्टि जी? हेलो। हेलो हाँ सृष्टि जी। सर, वॉइस आ रही है मेरी? हाँ हाँ। सर वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। नहीं सुनाई दिया। ऊपर वाला 9th। हेलो। बिल्कुल सही मीनू जी, आपका आंसर सही है। किरणदास जी, आपका भी आंसर सही है। अच्छा, ओके ओके, बताता हूँ, फिर से बताता हूँ। इसका आंसर दे दो, इसके बाद उस पर आता हूँ। ठीक है सृष्टि जी, समझ गया मैं। दो लोगों का आंसर आया भी, इस वाले का इतना कठिन तो नहीं था। चलो इसको पहले देख लो, इसको थोड़ा बेसिक से समझते हैं। इसमें बोला क्या गया कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। रूमू जी सही है आपका। नीरा जी देख लीजिए, गलत है। हाँ? देखना, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमारी जो पी पी और आर जो साइड है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और पी क्यू को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और पी क्यू आर को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं शिवानी जी, समझ लीजिए, ये 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अच्छा, दिक्कत इक्वल पार्ट्स डिवाइड करने में नहीं है, दिक्कत है कि वो सारे इक्वल पार्ट्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, वो इंटीजर हो सकते हैं। ये इंटीजर है, इंटीजर इन सेंटीमीटर। ठीक है, मींस ये जो भी साइड होगी इक्विलेटरल की, ये 4k को सेटिस्फाई करेगी, जो कि इंटीजर हो, के भी इंटीजर हो, क्योंकि हमको इस रेशियो में तो इंटीजर लेते हैं ना। सोचो। हाँ पीयूष जी, आपका आंसर सही है बिल्कुल। इसी तरह से 6 × k ये भी एक, लेकिन ये k मल्टीप्लाई अलग हो सकता है क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है। तो यही मैंने लिखा है कि इन साइड सभी का रेशियो 1:1:1 के रेशियो में आएगा। बोलो, ये बात समझ में आई सभी को? ये साइड जो है ये सारी 1:1 के रेशियो में होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है अलग यस से। सर, तीनों साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, अब ये 4k1 टाइप का मल्टीपल होगा क्योंकि इंटीजर है, 4k2 टाइप का ही मल्टीपल होगा, ये 8k3 टाइप का इंटीजर होगा। अब आप बताओ, अगर इन तीनों को मुझे 1k1 के टाइप का रखना है तो इसको क्या लेना पड़ेगा हमको? ऐसा कोई नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे ये बराबर हो जाए। तो वो 4, 6 और 8 के एलसीएम से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ऐसे नंबर्स करेंगे कि इनका कोई एलसीएम ही तो मिलेगा। सोचो, मिनिमम चाहिए ना, मिनिमम एरिया चाहिए, जबकि क्योंकि ये साइड का रेशियो तो हम 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम के लिए चाहिए। तो 4, 6 और 8 के अगर हम एलसीएम से मतलब ऐसा नंबर फाइंड करना चाहते हैं मिनिमम, तो 4, 6 और 8 का कोई एलसीएम होगा, वो वैल्यू देगा ये टोटल मिला के। ठीक है, इंटीजर फाइंड करने के लिए। तो आप देखो जरा, 4, 6 और 8 का अगर एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा मिनिमम। मतलब यहां भी मैं कह रहा हूँ 24 हो, यहाँ पर भी 24 हो, और यहाँ पर भी 24 हो, ये कहना चाह रहा हूँ। तभी तो 24 डिवाइड हो जाएगा और 1 आ जाएगा, है ना। मतलब K1, हमें K1 की वैल्यू नहीं निकालनी, लेकिन K1 की वैल्यू भी निकालते
तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। K3 की क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखो ये सारे इंटीजर मल्टीपल मिल गए कि नहीं हमको, 4, 6 और 8 के इंटीजर मल्टीपल मिल गए कि नहीं मिल गए। यस सर। तो साइड क्या मिली, साइड तो हमें एलसीएम ही मिली ना उन सब की। तो अगर किसी को, मैं तो इसलिए समझा के लिखा हूँ ये सब, नहीं तो मुझे तो देखते पढ़ते ही समझ में आ गया था एलसीएम निकाल लेंगे वही साइड हो जाएगी। लेकिन अभी क्वेश्चन आपने कर लिया तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एलसीएम से ही साइड निकल आएगी। ठीक है सर इसीलिए मतलब पॉसिबल हो पाया क्योंकि वो मिनिमम पूछा है ना। बिल्कुल मिनिमम पूछा है, नहीं तो हम ये इसको तो 48 से भी डिवाइड मान लेते तो भी काम चल जाता हमारा, यस सर। है ना। 72 से भी काम चल जाता, 96 से भी काम चल जाता, 24 के किसी भी मल्टीपल से चल जाता। मिनिमम पूछा है इसलिए हमने एलसीएम निकाला है। यस सर। ठीक है। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का अगर कोई बोल दे मुझे फार्मूला नहीं पता तो फिर पिटाई वाली बात है ना। लेकिन आप सब अच्छे बच्चे हो तो मुझे पूरी उम्मीद है सबको पता होगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a², मीन्स 24 × 24 और √3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 6 जा दिस, दैट इज आ जाएगा आंसर 144√3। और हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्लियर है, 3-4 स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया था। सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन। आज इजी थे। हाँ डेली इजी लगते हैं आप लोगों को। ये सर आज का इजी है। कल का भी इजी था। आज भी देखो 45 मिनट में हो गया, है ना। कल भी 45 मिनट ही लगा था। तो मेरे हिसाब से तो 40-45 मिनट में समझा के मैं बता दे रहा हूँ तो आधे घंटे में कर सकते हो। लेकिन चलो 40-45 मिनट में तो आप लोग 10 नंबर का तो कर ही आओगे, इतना भरोसा करूँ आप लोगों पर। खुद से करेंगे तो 30 मिनट बहुत है, बिल्कुल। सर लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ, किसी से बोल दो ना गेट के एग्जाम में कि तुम्हें 1 घंटे 15 मिनट 15 नंबर दे रहे हैं, तुम 15 नंबर से स्टार्ट करो पेपर देना। पार्ट ए नहीं करना है, 2 घंटे में मैथ का पेपर सॉल्व करना है। और आपको 15 नंबर ऐसे ही दे रहा हूं मैं। सब लोग ले लोगे, यस सब लोग ले लोगे ना। यस सर। हाँ तो अब आप देख लो, मैं तो 40 मिनट में 15 नंबर का बता देता हूँ आपको, तो आप खुद ही सॉल्व करते हो। इसमें मतलब 50% बच्चे तो सही आंसर बता रहे हैं डेली। और बहुत पुराना पेपर नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, पिछले साल का है 21 का। सर हमारा इजी नहीं आता ना उस टाइम पे। हाँ ऐसे ही लगता है। इस बार आएगा। चलो पहले थोड़ा सा सृष्टि जी का डाउट था उसको क्लियर कर देते हैं। मैं अलग से बताता हूँ, हाँ? उसके बाद बात करता हूँ, मुझे एक बात भी करनी थी आप लोगों से। हाँ सर्किल बड़ा खतरनाक से बनाया मैंने। जैसे ये सेंटर है ना, ओ सेंटर है, और ये थीटा एंगल है, 2 रेडियस जुड़ी हुई हैं, 2 रेडियस, तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। तो ये इसको अगर हम कट करें तो ये क्या बनाती, आर्क बनाती है। तो इस आर्क को हम बोलते हैं माइनर आर्क, बाकी बची हुई को बोलते हैं मेजर आर्क। इसी तरह से ये वाला जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, और बाहर वाले को बोलते हैं मेजर सेक्टर। ये सेक्टर्स होते हैं, ठीक है सृष्टि जी। अब आप ही सोचो, अब आप सोचो कि इसका एरिया फाइंड करना है, तो टोटल एरिया ऑफ द सर्किल तो एंगल्स में डिवाइड है। तो जितना एंगल, एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है, πr²। अगर ये पार्ट हमारा थीटा का 360 से जो भी रेशियो उसी से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये बता देगा। जैसे कि हम अभी देख रहे थे यहाँ पर देख रहे थे तो यहाँ पर 90 डिग्री था। 90 डिग्री क्या था, 1/4 ऑफ द सर्किल था ना। तो चाहे 1/4 ऑफ सर्किल लिख दो, या आप लिख दो कि 90 डिग्री अपॉन 360, वो लिख दो πr², तो भी सेम हो जाएगा।
इसके बाद बोलते हैं सेगमेंट क्या है। सेगमेंट पर आ जाते हैं। जैसे ये सेक्टर हो गया हमारा, सेक्टर ये। हाँ सर उन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ा है, तो हिंदी मीडियम में आप त्रिज्यखंड और वृत्तखंड जो पढ़ते थे ना, वही हाँ, है सेक्टर और सेगमेंट, ओके ओके ओके। इसलिए शायद कंफ्यूजन हुआ उनको। तो ये वाला जो है पोर्शन को हम सेगमेंट बोलते हैं इसको। यस सर, वृत्तखंड होता है ये। ट्रायंगल और सेट। हाँ, यस सर, उतनी खतरनाक हिंदी तो मुझे भी नहीं लगेगी यस सर, ये अभी। वृत्तखंड होता है। और जो हम सर ये पूरा बनाते हैं ये होता है त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, और वृत्तखंड का फॉर्मूला होता है ए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाँ बिल्कुल, उसको मतलब नहीं भी रटो तो भी चलेगा। मुझे वो लगता है डायग्राम अगर समझ जाओगे तो हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है यस, सृष्टि जी, इसकी डेफिनेशन अगर मिल जाए मीनू जी तो भेज देना ग्रुप में, तो उनको थोड़ा हेल्प हो जाएगी, है ना। ओके सर, ओके। आई थिंक क्लियर है इतना सृष्टि जी। मीन्स इस पूरे वाले एरिया में से ट्राइंगल के एरिया घटा देंगे तो हमें ये सेक्टर का मिल जाता है, सेगमेंट का। ठीक है। तो अभी मैं स्टॉप कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग, इसके बाद बात करता हूँ। 10 मिनट है हमारे पास।